बिल गेट्स, एलोन मस्क, बर्नार्ड अर्नोल्ट और यहाँ तक कि वॉरेन बफेट, यहाँ उन कुछ लोगों के नाम हैं जिन्होंने एक दिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी की प्रतिष्ठित स्थिति पर कब्जा कर लिया था। जिन लोगों के बारे में हम लगभग रोजाना सुनते हैं और जिनकी यात्रा अब हमारे लिए कोई रहस्य नहीं रखती। हालांकि उन लोगों के बहुत ही सीमित दायरे में जिन्हें कभी दुनिया में सबसे अमीर होने का सम्मान प्राप्त था, एक नाम शायद अज्ञात था। वह जापानी मासायोशी सान का था। उसी समय यह आदमी अपनी लगभग सारी संपत्ति खोने से पहले केवल 3 दिनों के लिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। यह आपको पूरी तरह से पागलपन जैसा लगता है, लेकिन यह मासायोशी सान की कहानी है, जिसे कई लोग दुनिया का सबसे पागल अरबपति कहते हैं और जिसने एक ही दिन में 70 अरब डॉलर खोने की असंभव उपलब्धि हासिल की। मासायोशी सान उपनाम मासा, जिनका जन्म 11 अगस्त 1953 को जापान के छोटे से शहर तोजू में हुआ था। उनका पालन पोषण अपेक्षाकृत सामान्य वातावरण में हुआ और उनके कोरियाई मूल के कारण उनका बचपन काफी कठिन था, जिसके कारण उन्हें बच्चों से काफी मजाक का सामना करना पड़ा। उनकी उम्र। इस कुछ हद तक जटिल बचपन ने फिर भी मासायोशी को मजबूत दिमाग बनाने की अनुमति दी और किशोरावस्था से ही उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, एक अमीर और सम्मानित व्यवसायी बनना। उस समय मासा व डेन फुजिता नाम के एक व्यक्ति के भी प्रशंसक थे, जो विशेष रूप से जापान में मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां खोलने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। मासायोशी डेन के प्रति इतना जुनूनी था कि उसने डेन के कार्यालय में बार बार फोन करना शुरू कर दिया ताकि वह उससे बात कर सके, सिवाय इसके कि हर बार रिसेप्शनिस्ट ने उसे झिड़क दिया। लेकिन मासा हतोत्साहित होने के बजाय अपने आदर्श से मिलने के लिए टोक्यो के लिए उड़ान भरने का फैसला करता है। वह कुछ साल बाद यह भी बताएगा कि उसने डेन से मिलने के लिए विमान लिया था, क्योंकि कॉल करना बहुत महंगा हो गया था और डेन से व्यक्तिगत रूप से मिलना सस्ता था। एक अनुस्मारक के रूप में इस समय वह केवल 16 वर्ष का था। और यदि मासा आपको पहले से ही थोड़ा सनकी लगता है, तो आप देखेंगे कि समय के साथ इसमें वास्तव में सुधार नहीं होगा। वैसे भी जब मासायोशी सन जापान पहुंचेंगे तो वे सीधे डेन फुजिता के कार्यालय पहुंचेंगे और निस्संदेह कर्मचारियों को डेन के साथ 15 मिनट का साक्षात्कार देखने को मिलेगा। जाहिर तौर पर वह एक 16 साल के बच्चे को अपने कार्यालय में आया देखकर थोड़ा चौंक गया है, लेकिन सबसे बढ़कर वह मासा द्वारा दिखाए गए साहस और दृढ़ता की प्रशंसा करता है। फिर वह उसे समझाता है कि वह एक महान व्यवसायी बनना चाहता है और वह अपने आदर्श की सलाह सुनने के लिए टोक्यो आया है। डेन अभी भी इस 16 वर्षीय बच्चे से प्रभावित है जो अचानक सामने आ गया। उसने मासा को 2 सलाह दी जो उसका जीवन बदल देंगी। उनकी पहली सलाह केवल आईटी क्षेत्र में आने की थी, क्योंकि उनके अनुसार यह अगला क्षेत्र था जो विस्फोट करने वाला था। डेन ने मासायोशी को दूसरी सलाह यह दी कि वह जापान छोड़कर अमेरिका चले जाएं, क्योंकि भविष्य वहीं है। तब मासायोशी अपनी आंखों में सितारे और मन में एक लक्ष्य लेकर डेन के कार्यालय में होंगे। एक शक्तिशाली व्यवसायी बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने जाएंगे। 16 साल की उम्र में और हम स्कूल के बीच में हैं, मासा की महत्वाकांक्षा को कोई नहीं रोक सकता और वह 1973 में कैलिफोर्निया चले गए। हाँ, मैंने आपको चेतावनी दी थी, मासा ऐसा व्यक्ति है जो इसके लिए जाता है और उसके पास रुकने और सोचने का समय नहीं है। नहीं, वह सीधे कार्य करता है। कैलिफोर्निया में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, अंग्रेजी सीखी। एक बार स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शामिल हो गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करना शुरू किया। सिवाय इसके कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ मासा को एक चीज का जुनून है, पैसा कमाने का। वह अभी 20 साल का भी नहीं है और फिर भी वह हर दिन सभी प्रकार की मशीनों के परीक्षण, निर्माण और आविष्कार में घंटों बिताता है। और दृढ़ता के माध्यम से मासायोशी को पहला बहुभाषी अनुवाद उपकरण बनाने का एक शानदार विचार आया। सिद्धांत बेहद सरल है। आप मशीन से एक भाषा में बात करते हैं और मशीन आपके द्वारा अभी अभी कही गई बात का चुनी हुई भाषा में अनुवाद करती है। ये सरल लगता है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि हम 70 के दशक के उत्तरार्ध में हैं और यह आविष्कार यदि अपने आप में क्रांतिकारी नहीं है तो एक बहुत ही शानदार विचार है। सिवाय इसके कि वर्षों तक अपने प्रोजेक्ट को विकसित करने के बजाय मासायोशी ने अपने आविष्कार के पेटेंट को शार्प कॉर्पोरेशन को $1.7 मिलियन की मामूली राशि में बेचने का फैसला किया। मासायोशी की उम्र महज 20 साल है और वह पहले से ही करोड़पति हैं। लेकिन क्या आप ईमानदारी से सोचते हैं कि मासा वहां रुकने वाला था और चुपचाप अपने मिलियन का आनंद लेने वाला था? आप पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि मासायोशी अपना लक्ष्य नहीं भूले।
सर्वकालिक महानतम व्यवसायियों में से एक बनना। इस पहली सफलता के बाद वह एक पूरी तरह से नई गतिविधि शुरू करने जा रहा है जो कम से कम कहें तो मौलिक है। दरअसल इस समय मासायोशी ने देखा कि वीडियो गेम का क्षेत्र फल फूल रहा है और वह विदेशों से आर्केड मशीनें लाने और फिर उन्हें अमेरिकी बार और रेस्तरां में किराए पर देने जा रहे थे। ये विचार सरल लेकिन प्रभावी है। ये जल्दी ही मासायोशी सन को $1 मिलियन से अधिक उत्पन्न करने की अनुमति देगा। जब वह अभी भी एक छात्र था, इसी क्षेत्र में बने रहने के लिए उन्होंने यूनिसन वर्ल्ड नाम से एक वीडियो गेम कंपनी भी बनाई, जिसे उन्होंने लगभग 1 साल बाद $2 मिलियन में बेच दिया। यह सब ठीक है और अच्छा है, लेकिन एक महान व्यवसायी बनने के लिए कुछ सफल स्टार्टअप लॉन्च करना पर्याप्त नहीं है। आपको एक वास्तविक वित्तीय साम्राज्य बनाना होगा। सौभाग्य से 1981 में मासायोशी ने अंततः स्नातक की उपाधि प्राप्त की और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए अपने मूल देश लौटने का फैसला किया। जब मासा जापान लौटता है तो उसका उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं रह जाता है जो वह शुरुआत में था। वह छोटा लड़का चला गया जिसे उसके कोरियाई मूल के कारण परेशान किया गया था। मासा पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास और मजबूत होकर और अपनी जेब में कुछ $1 मिलियन के साथ देश लौट आया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए। मासा जानता है कि उसे अपने पैसे का उपयोग एक वास्तविक साम्राज्य बनाने के लिए करना चाहिए जो उसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना देगा। इसके बाद उन्होंने सितंबर 1981 में एक पूरी तरह से नई कंपनी बनाने का फैसला किया जिसे वे सॉफ्ट बैंक कहेंगे। और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह कंपनी बैंकिंग और वित्तीय गतिविधियों में माहिर है। बिल्कुल नहीं, यह सिर्फ एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वितरण कंपनी है। हाँ, क्योंकि मासायोशी अपने गुरु डेन फुजिता की सलाह को नहीं भूले हैं और उन्हें विश्वास है कि आईटी वह क्षेत्र है जो आने वाले वर्षों में विस्फोट करेगा। इसके अलावा उपाख्यान के लिए डेन फुजिता कुछ साल बाद सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल में शामिल हो गए। निस्संदेह प्रभावित हुए क्योंकि वह अपने छोटे शिष्य को बनाने में सफल रहे थे। लेकिन शुरुआत में सॉफ्ट बैंक को पैसा कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बाजार अभी भी नया है और मासा, जो तब तक अपने काम में लगभग हमेशा सफल रहा था, ने खुद को एक मृत अंत में पाया। इसलिए वह लंबे समय तक सोचेगा, कई चीजों का परीक्षण करेगा और यहाँ तक कि डेवलपर्स के लिए एक तरह का स्टोर भी खोलेगा, लेकिन इनमें से कोई भी वास्तव में काम नहीं करेगा। मासायोशी ने यहाँ तक कहा कि उस समय उनसे मिलने वाले अधिकांश लोगों ने उन्हें ब्लॉक कर दिया था और सोचा था कि वह पागल है। वह जो अंकल सैम के देश में इतना सफल हुआ था, इस मूल देश में बिल्कुल विपरीत कर रहा था। सिवाय इसके कि दृढ़ता के माध्यम से नियति अंततः मासायोशी पर मुस्कुराएगी। जुन शिंडेगी, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो कंप्यूटर बेचना शुरू कर रही थी, ने मासायोशी से संपर्क किया क्योंकि उसे एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वितरण कंपनी के साथ साझेदारी करने की आवश्यकता थी। मासा इस अवसर का लाभ उठाएगा और जुन शिंडेगी के साथ एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में सफल होगा। वहां से मासायोशी और सॉफ्ट बैंक के लिए सब कुछ तेज हो जाता है। अधिकांश पारिवारिक घरों में कंप्यूटर के आगमन का लाभ उठाते हुए कंपनी खतरनाक गति से बढ़ना शुरू कर देगी। 1990 के दशक की शुरुआत में सॉफ्ट बैंक एक ऐसी कंपनी बन गई जो सालाना करोड़ों डॉलर का प्रबंधन करती थी और कंपनी 1976 में $3 अरब से अधिक के पूंजीकरण के साथ सार्वजनिक भी हो गई। मासा के लिए सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, जो कुछ ही वर्षों में जापान के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बनने में सफल हो गए हैं। लेकिन जैसा कि आपको संदेह हो सकता है, वह यहीं रुकने वाला नहीं था। दरअसल आईटी की बदौलत अपना भाग्य बनाने के बाद मासायोशी को स्पष्ट रूप से लगता है कि एक और क्रांति चल रही है, एक क्रांति जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देगी और उसे 3 दिनों के लिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना देगी, इंटरनेट। 1990 के दशक के मध्य में सॉफ्ट बैंक ने धीरे धीरे अपना व्यवसाय मॉडल बदल दिया। कंपनी, जो अब तक अपना अधिकांश कारोबार सॉफ्टवेयर बेचकर करती थी, कई छोटे स्टार्टअप और इंटरनेट में निवेश करना शुरू करेगी। उदाहरण के लिए, कंपनी ने 1935 में याहू की 30% हिस्सेदारी $100 मिलियन में खरीदने में, 1966 में कंपनी किंगस्टन टेक्नोलॉजीज की 80% हिस्सेदारी $1.5 बिलियन में खरीदने में, या 1999 में एक बिल्कुल नए स्टार्टअप में $20 मिलियन का निवेश करने में संकोच नहीं किया। अलीबाबा। अपने विशाल निवेश के अलावा मासायोशी ने इंटरनेट क्षेत्र में सैकड़ों अन्य छोटे स्टार्टअप में निवेश किया और तेजी से उनका भाग्य चमकने लगा। अधिक से अधिक लोग इंटरनेट में दिलचस्पी लेने लगे हैं और हम इंटरनेट बबल नामक दौर में प्रवेश कर रहे हैं। कुल मिलाकर 90 के दशक के अंत में प्रौद्योगिकी और आईटी के क्षेत्र में काम करने वाला लगभग कोई भी स्टार्टअप बैंकों और निवेशकों से भारी रकम जुटाने में सक्षम था।
हम ऐसे दौर में थे जब पैसा स्वतंत्र रूप से बह रहा था और सभी निवेशक, व्यक्ति या संस्थान इंटरनेट से जुड़ी कंपनियों में निवेश करने लगे थे। और जाहिर है, यह सारा वित्तीय उत्साह मासा के लिए अच्छा था, क्योंकि इन निवेशों का मूल्य स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। 2000 की शुरुआत तक मासायोशी इतना अमीर था कि वह प्रतिदिन लगभग $10 मिलियन कमाता था। यह बिल्कुल पागलपन है। मीडिया उन्हें जापानी बिल गेट्स का उपनाम देना शुरू कर देगा और मासायोशी अपने देश का सबसे अमीर आदमी भी बन जाएगा, सिवाय इसके कि उसी समय मासायोशी वास्तव में खुश नहीं है। सचमुच इतना पैसा होने और सचमुच सब कुछ खरीदने में सक्षम होने से उनमें असीम जीवन की भावना पैदा हुई थी। ये बहुत सरल, बहुत तेज था। उसके पास शीर्ष पर चढ़ने के सभी चरणों की सराहना करने का समय नहीं था, क्योंकि हाँ, वह अंततः 2000 के मध्य में शिखर पर पहुंच गए थे, जब वह आधिकारिक तौर पर लगभग $78 बिलियन की संपत्ति के साथ बिल गेट्स से आगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। लेकिन मासायोशी लंबे समय तक इस पद पर नहीं रहेंगे, लेकिन फिर बिल्कुल भी लंबे समय तक नहीं। दरअसल जैसा कि हमने अभी देखा, मासा को अपार संपत्ति इंटरनेट बबल से मिली, लेकिन बुलबुले का सिद्धांत यह है कि एक बिंदु पर वह फूट ही जाता है। और जब मासायोशी अंततः दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, तो ठीक 3 दिन बाद इंटरनेट का बुलबुला 1000 टुकड़ों में फट गया। और वहां मासा न केवल जीतने के 3 दिन बाद दुनिया के सबसे अमीर आदमी का खिताब खो देता है, बल्कि वह एक बड़ी राशि भी खो देता है। उन्होंने एक ही दिन में न $1 अरब, न 10, न ही 50, बल्कि $70 अरब गंवा दिए। मानवता के पूरे इतिहास में कभी भी किसी व्यक्ति ने एक ही दिन में इतना पैसा नहीं खोया है। यह अनसुना है। बैन को छोड़कर इसके बाजार पूंजीकरण में 99% की गिरावट देखी गई। और फिर हर कोई सोचता है कि यह मासायोशी किंवदंती का अंत है, सिवाय यह याद रखने के कि मैंने तुमसे क्या कहा था। वास्तव में मासायोशी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जितना संभव हो उतना अमीर बनना चाहता है, बल्कि वह ऐसा व्यक्ति है जिसे जोखिम उठाना और चुनौतियां लेना पसंद है। उसके लिए जो उसके साथ हो रहा है वह लगभग स्वर्ग का आशीर्वाद है। हाँ, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मासा थोड़ा पागल है। सॉफ्ट बैंक निश्चित रूप से बेहद खराब स्थिति में है, लेकिन जिन कंपनियों में उसने निवेश किया था उनमें से कुछ दिवालिया नहीं हुई, विशेष रूप से याहू और अलीबाबा। लेकिन हम कम से कम ये कह सकते हैं कि उसके साथ जो हुआ उसके बाद मासायोशी अपनी निवेश रणनीति की थोड़ी समीक्षा करेगा और फिर से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक साधारण विक्रेता बनना शुरू कर देगा। बिल्कुल नहीं, वह इंटरनेट और आईटी से जुड़े सैकड़ों स्टार्टअप में निवेश करना जारी रखेंगे। हाँ, क्योंकि मासा सिर्फ एक क्लासिक निवेशक नहीं है जो केवल लाभप्रदता चाहता है। वह वास्तव में उन परियोजनाओं में विश्वास करता है जिनमें वह निवेश करता है। उनका मानना है कि इंटरनेट बुलबुले के विस्फोट के बावजूद प्रौद्योगिकी और आईटी का क्षेत्र सबसे आशाजनक क्षेत्र है, और इंटरनेट से संबंधित स्टार्टअप के अलावा मासायोशी भविष्य से भरे क्षेत्र टेलीफोनी की ओर भी रुख करना शुरू कर देगा। 2006 में सॉफ्ट बैंक ने वोडाफोन जापान को लगभग $15 बिलियन में खरीदा, और इस खरीद ने मासा की प्रमुखता में वापसी को चिह्नित किया। एक साल बाद 2007 में सॉफ्ट बैंक जापान में एप्पल के साथ आईफोन के लिए एक विशेष वितरण समझौते पर हस्ताक्षर करने में भी कामयाब रहा, जबकि मोबाइल अभी भी परियोजना चरण में था। और आईफोन की जबरदस्त सफलता के लिए धन्यवाद, मासा विभिन्न आशाजनक स्टार्टअप में निवेश जारी रखने में सक्षम होगा, और 2010 की शुरुआत में मासा एक बार फिर जापान के सबसे अमीर आदमी बन गए। वह, जिसके बारे में सोचा गया था कि वह बर्बाद हो गया है, एक बार फिर सभी बाधाओं को चुनौती देने और उन दावों की बदौलत सबसे आगे लौटने में कामयाब रहा, जो निश्चित रूप से जोखिम भरे लेकिन बेहद लाभदायक थे। खास तौर पर तब जब उन्होंने इंटरनेट बबल के दौरान जिन स्टार्टअप्स में निवेश किया था वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रहे हैं, खासकर अलीबाबा को, जो जल्द ही चीन की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन जाएगी। और 2016 में मासा के बारे में एक बार फिर बात की जाएगी, लेकिन इस बार उनके द्वारा उठाए गए लापरवाह जोखिमों के लिए नहीं, बल्कि एक वार्ताकार के रूप में उनकी अविश्वसनीय प्रतिभा के लिए। मैं तुम्हें समझाता हूँ। 2016 की शुरुआत में मासा ने विजन फाउंड लॉन्च करने का निर्णय लिया, जो तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञता वाला एक विशाल उद्यम पूंजी कोष है, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं। सिवाय इसके कि वास्तव में केवल सॉफ्ट बैंक और मासायोशी ही विजन फाउंड प्रोजेक्ट के प्रमुख नहीं होंगे। दरअसल विजन फाउंड को लॉन्च करने के लिए मासायोशी एक गंभीर साझेदार के साथ जुड़ना चाहती थी, जिसके पास बहुत सारी पूंजी हो। तो किसी भी सामान्य रूप से गठित मानव की तरह मासा सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे और उन्हें विजन फाउंड में निवेश करने के लिए मनाएंगे। हाँ, मासायोशी का विचार विजन फाउंड लॉन्च करने के लिए सऊदी अरब के साथ साझेदारी करना था,
और सबसे बुरी बात यह है कि वह मोहम्मद बिन सलमान को अपने साथ आने के लिए मनाने में सफल हो जाएंगे। तो यह पहले से ही अपने आप में एक उपलब्धि थी, लेकिन यह सऊदी अरब द्वारा मेज पर रखी गई सभी राशि से ऊपर है जो सुर्खियों में आएगी। दरअसल मासायोशी सऊदी अरब के राजकुमार से ठीक 45 मिनट तक बात करेंगे और 45 मिनट में वह मोहम्मद बिन सलमान को विजन फाउंड में $42 बिलियन का निवेश करने के लिए मनाने में कामयाब रहे। 45 मिनट में 42 बिलियन या 1 बिलियन प्रति मिनट मासायोशी द्वारा किया गया एक और मास्टर स्ट्रोक, जो अपने निवेश की बदौलत लगभग $100 बिलियन के बजट के साथ इतिहास का सबसे बड़ा उद्यम पूंजी कोष बनाने में सफल होगा। बिल्कुल सरलता से पागल। आज 2023 में मासायोशी सन अभी भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है, लेकिन हाल के महीनों में वह कुछ हद तक नकारात्मक स्थिति में चला गया है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका वजन अभी भी $20 अरब से ज्यादा है। हालांकि उनके सॉफ्ट बैंक और इसके वेंचर कैपिटल फंड विजन फाउंड के हाल ही में कुछ बहुत खराब परिणाम आए हैं। दोष उन निवेशों में है जो कभी कभी बहुत जोखिम भरे होते हैं, जैसे कि जब सॉफ्ट बैंक ने स्टार्टअप वीवर्क में $12 बिलियन से अधिक का निवेश किया था, एक स्टार्टअप जो आज दिवालिया होने की कगार पर है। वित्तीय नतीजे इतने विनाशकारी बताए गए कि मासा अपनी कंपनियों के खराब प्रदर्शन पर कई दिनों तक रोते रहे, और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह कई दिनों तक रोता रहा, क्योंकि वह स्वयं मासा ही था जिसने कथित तौर पर अपने निवेशकों के सामने यह बात स्वीकार की थी। हालांकि उनके वित्तीय परिणाम मिश्रित हैं और हम उस समय से बहुत दूर हैं जब मासा को 24 में $72 बिलियन का नुकसान हुआ था। जैसा कि आप उन्हें जानना शुरू करते हैं, मासायोशी के पास स्पष्ट रूप से चीजों को बदलने की योजना है, और इस योजना को 2 छोटे अक्षरों में संक्षेपित किया जा सकता है। दरअसल कंप्यूटिंग, इंटरनेट और टेलीफोनी के बाद मासायोशी ने 21वीं सदी के सबसे आशाजनक क्षेत्रों में से एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता में बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू किया। विजन फंड के माध्यम से वह पहले ही सैकड़ों AI संबंधित स्टार्टअप में निवेश कर चुके हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले वर्षों में इसके कुछ निवेश बड़ी रकम ला सकते हैं, जब तक क्यों नहीं उसे उस सिंहासन पर फिर से कब्जा करने की अनुमति दे दी जाए जो बमुश्किल 3 दिनों के लिए उसका था, यानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी का। इस वीडियो को अंत तक फॉलो करने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा। मैं वास्तव में आपसे मासायोशी सन के बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि वह एक अरबपति है जिसका जीवन पूरी तरह से पागलपन भरा है, और मुझे लगता है कि जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं। चाहे वह उनका बच्चा हो, उनकी पहली सफलताएं या असफलताएं हों, या जिस तरह से वह $70 बिलियन खोने के बाद खुद को फिर से बनाने में सक्षम हुए हों, मासायोशी सन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी यात्रा किसी को भी उदासीन नहीं छोड़ती है, और मुझे आशा है कि इसने आपको प्रेरित किया होगा। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि मैं इस शैली में अन्य वीडियो बनाऊं जहां मैं एक अरबपति के जीवन के बारे में बात करूं जो आम जनता को बहुत कम पता है, तो मुझे टिप्पणियों में बताने में संकोच न करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब करने, लाइक करने में संकोच न करें, इससे चैनल को बहुत मदद मिलती है।